नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ एक इतना खास कार्यक्रम हो रहा है जो कि पूरे तरीके से जो मुख्य धारा का मीडिया है वो पूरी कोशिश करेगा कि ये खबर आपके कानों कान न पहुंच जाए कि यहाँ दर्जनों की तादाद में पूरे देश से आए हुए लोग हैं और इस देश का वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिन्हें कहते हैं कि लास्ट 300 लिबरल्स, उन लास्ट 300 लिबरल्स में से कुछ दर्जन यहाँ पर मौजूद थे और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है वो लाई जाए एसआईआर को लेकर, जो कहीं ना कहीं डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि जो सबसे गरीब आदमी है इस देश का, उसको जो लोकतंत्र के अभी तक हाशिए पे रह रहा था वो पूरे तरीके से हाशिए से बाहर हो जाए। योगेंद्र यादव, अंजलि भारद्वाज, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं और सर्वे सर्वा भी इस पूरे कार्यक्रम के रहे हैं। यहाँ मैंने ये भी देखा कि लोग आए हैं पूरे देश भर से और यहाँ जिसे हम टेस्टिमनीज या गवाहियाँ कहते हैं लोगों की, वो लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। योगी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इन लोगों को बुलाने का क्या मकसद है? आप तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि नो एसआईआर, देश में एसआईआर चल रहा है, आप कह रहे हैं कि इसको रिजेक्ट करते हैं आप? जी हाँ, चूंकि हम लोकतंत्र को एक्सेप्ट करते हैं। लोकतंत्र का बुनियादी कायदा ये है कि वोटर सरकार को चुनता है, सरकार वोटर को नहीं चुनती है। और एसआईआर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि कौन वोटर होंगे कौन नहीं होंगे, उन्हीं वोटर की सरकार बनी हुई है। इसलिए आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ उसका उद्देश्य था कि चलिए, दिल्ली थोड़ा ऊंचा सुनती है, दिल्ली को पूरे देश की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो प्यासा कुएं के पास तो नहीं जा रहा, तो चलिए कुआं अब चल के प्यासे के पास आ जाए। उसका हमने प्रयास किया कि देश भर से लोग आके अपनी आप बीती सुनाएं। क्या हुआ, जिनका घर डिमोलिश कर दिया गया और बाद में कहा गया तुम्हारा घर डिमोलिश हो गया, अब तो तुम्हें वोटर लिस्ट से हटा देंगे। बिहार की जिस औरत को कहा गया कि तुम्हारा नाम अब कट गया वोटर लिस्ट से, इसलिए अब तुम्हारी विधवा जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी काट दी गई है। वो लोग जो कि घुमंतु समुदाय से हैं, जिनका कभी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं रहा, जिनसे अब पूछे जा रहे हैं कि तुम कागज़ लेके आओ, वो महिलाएं जिनको वोट कट गए हैं, तो उन सब की आप बीती आज हमने सुनी। देश के 10 राज्यों से लोग आए और उन्होंने अपने अपने राज्य में एसआईआर के चलते क्या हुआ है वो बताया। और वो सुनने के बाद इस देश के किसी भी नागरिक की यही राय बनेगी जो हमने कही है, नो एसआईआर। तो आप सीधे तौर पर इस प्रक्रिया को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं क्या इस बात को सही समझ रही हूँ कि देश में एक प्रक्रिया चल रही है जहाँ हो रहा है कि शुद्धिकरण का काम हो रहा है, तमाम जो मैल है उसको, मैला है उसको तब धोया जा रहा है और फिर शफाफ साफ निकलेगी ये लिस्ट। आप कह रहे हैं आप इस प्रक्रिया को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग नहीं ले रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक समझा। बस एक संशोधन मैं कर दूं, ये आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस होने का जो सर्टिफिकेट दे दिया उस पर आप थोड़ा सा पुनर्विचार कर लीजिएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हम इस प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एसआईआर वो नहीं है जो कि वो दावा करती है। एसआईआर वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है, ये कोरे कागज़ पे नया वोटर लिस्ट लिखने का तरीका है। एसआईआर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 8 बार हो चुकी है, 9वीं बार हो रही है, कोरा झूठ है। पहली बार इस देश के इतिहास में ये काम हो रहा है। जो लोग वोटर लिस्ट पे हैं उनसे कहा जा रहा है कि तुम साबित करो कि तुम्हें क्यों होना चाहिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। एसआईआर विदेशी घुसपैठियों को निकालने की कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर वो करना था तो इन्हें आसाम में करना चाहिए थे जहाँ नहीं कर रहे हैं। बाकी पूरे देश को दवाई दी जा रही है, जो एक बीमार है उसको दवाई नहीं दी जा रही है। और एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण या सफाई का तरीका नहीं है। ये सफाई नहीं, सफाया है। सफाया करने का तरीका है। किसका सफाया? वो लोग जिनका वोट या तो बीजेपी को नहीं मिलेगा या अगर मिल भी गया तो मन से जो वोट नहीं देते हैं, ऐसे तमाम लोग, जिसमें अल्पसंख्यक तो हैं ही, साथ में गरीब, प्रवासी, दबा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, इस देश के जो हाशिए पे जितने भी लोग रहते हैं उनका वोट काटने की बहुत बड़ी साजिश है। और हर लोकतांत्रिक भारतीय को इसका विरोध करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं आपको नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र में यकीन रखता है उसको विरोध करना चाहिए। लेकिन अंजलि भारद्वाज, ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं योगेंद्र यादव, इसकी सबसे बेहतरीन काट ये है कि शहरों में 1/3 लोग, यानी चाहे कोलकाता का उदाहरण हम दे लें, अभी चेन्नई की लिस्ट आई है, वहाँ पे भी 1/3 लोग नहीं है। तो अगर गरीबों पे ये प्रहार होता तो शहरी तो मतदाता ज़्यादातर बीजेपी का बताया जाता है। और एक और ख़ास बात बताना चाहती हूँ, आपको मालूम होगा योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि हमारे 4 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से डिलीट हुए हैं और उसमें 90% बीजेपी के वोटर्स हैं।
देखिए आरफा, जैसा कि कहा गया, योगेंद्र जी ने कहा कि ये पूरा प्रोसेस ही डेमोक्रेटिक नहीं है। जो प्रोसेस ही सही से नहीं लागू किया जा रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं और उसमें पूरी तरह से आर्बिट्रेरीनेस का भी एक स्कोप बनता है। अब आपने जिस तरह से आपने कहा कि कितने लोगों को छोड़ दिया गया, अब वो अगर आज आप सुनते कि कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो छूटे लिस्ट से। बिहार में भी 65 लाख लोगों को पहली वोटर लिस्ट से, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से निकाला गया। उसमें से कितने लोग थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब फाइनली लिस्टें बाहर निकाली गई, लोग आके कह रहे थे भाई हम तो जिंदा है, हमारा नाम क्यों है उस लिस्ट में। और सबसे ज़्यादा महिलाएं, सबसे ज़्यादा हाशिए पे रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के लोग फिर सामने आ रहे हैं जिनका नाम इंक्लूड नहीं हो रहा। अब शहरों में ऐसा नहीं है कि शहरों में सारे वोट एक ही पार्टी को जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी को ही जा रहे हैं। आप योगी जी कह रहे हैं हमारा 4 करोड़ वोटर काट लिया, अमित शाह से कह रहे हैं या आपसे कह रहे हैं, मुझे पता नहीं किससे कह रहे हो। जी, ये ज़रूर कहा गया है और वहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि जो इतने मेरे ख्याल से 1 करोड़ 60 लाख अभी तक वोट हैं शायद जो कटे हैं, तो कितने फाइनली कटते हैं, कितने उसके बाद वापस लिए जाते हैं और कितने काटे जाते हैं। तो अभी यूपी में तो प्रक्रिया चल रही है। जहाँ पे प्रक्रिया हुई है उसी को अगर हम देख लें, नज़र आ रहा है कि कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर पूरे बूथ के बूथ जो बूथ लेवल पर काम होता है, पूरा बूथ ही गायब हो गया क्योंकि कह दिया गया, डिमोलिश कर दिया आके। मुस्लिम्स की कम्युनिटी थी, उसे डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद जब एसआईआर हो रहा है तो कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो है ही नहीं, यहाँ पर रहते ही नहीं है, इनको तो इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए एसआईआर के बिहार थ्रू। में तो हमने पूरा ये आंकड़ा देखा कि बाकायदा जो हमला, यानी कि एक तरह से एक्सक्लूड करने के लिए डिजाइन किया गया मुसलमानों को, वहां बिहार में तो कम से कम हमारे पास ये आंकड़ा है। बिल्कुल आंकड़े हैं, और महिलाओं को किस तरीके से इसका डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट सहना पड़ रहा है, मुस्लिम महिलाओं को कैसे सहना पड़ रहा है, ये भी आंकड़े हैं अब। और आज की जो पूरी मीटिंग है उसका उद्देश्य ही ये है कि अभी तक का क्या हमारे पास, हमें क्या नज़र आ रहा है, उससे क्या सीखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेट बात जो है वो ये है कि जिन्हें सीखना चाहिए वो सीखना चाहते नहीं हैं। अंजलि जी और योगेन जी, मेरे आप दोनों से सवाल ये है कि आप अपनी कैपेसिटी में जो भी आपकी क्षमता है सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के तौर पे आपने कुछ, और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दर्जन लोगों को बुलाया, ये सब बातचीत की, हो सकता है इसी कमरे में बंद हो जाए, हो सकता है यहाँ हमारे चैनलों पे कुछ हजार लाख लोग देख लें। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गई। उसके बाद बिहार का चुनाव हो गया, सारा पूरा वोटर उनका भी और सिविल सोसाइटी के लोग भी डिमोरलाइज्ड हो गए। मुझे यहाँ तक कहा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि ये बहुत बड़ी गलती थी ऑपोजिशन की कि एसआईआर के तमाम घपले के बावजूद ऑपोजिशन ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चुनाव में हार तो बिल्कुल पूरी तरीके से तय थी। आप अनुमति दें तो उससे पहले जो आपने योगी आदित्यनाथ वाला पूछा, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। तमिलनाडु में लगभग 1 करोड़ लोग वोटों का नाम हटा दिया जाता है। क्या तमिलनाडु को एक्सटेंशन मिला? नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिकायत करते हैं, 2 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल जाता है। बंगाल में कहते हैं कि इतने कम लोग अनमैप्ड रह गए हैं, यानी कि इतने कम लोगों का नाम क्यों कट रहा है बंगाल में, इसके लिए विशेष ऑब्जर्वर बैठाए जाएंगे। एग्जैक्टली वही प्रोपोर्शन मध्य प्रदेश में है, वहां कोई ऑब्जर्वर नहीं। आप कहते हैं हम इलीगल माइग्रेंट्स को ढूंढना चाहते हैं। असम में आप ना नागरिकता की चेक कर रहे हैं, ना आप एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं, बाकी देश में भरवा रहे हैं। तो पहला तो मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि ये दोहरी नीति बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की नीति नहीं हो सकती, ये बीजेपी के हेडक्वार्टर की नीति है। और दूसरा, हाँ, पहले दौर में ऐसा महसूस होगा कि बीजेपी के वोटर भी कटे हैं, लेकिन जब उनको वापस लाने की भरपूर कोशिश होगी, जैसे कि बिहार में भी हुई। आप देखिए, सेकंड राउंड में उनको वापस लाया जाएगा। तो जब इतना बड़ा होता है तो बीजेपी का भी जहां 100 वोट कटेंगे, 10-20 बीजेपी का भी कटेगा।
लेकिन अगर 60 ऑपोजिशन का कटता है तो आप समझ लीजिए खेल क्या है। फायदा उसी तरफ का है। बिल्कुल। अभी और इस वक्त पे राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए? अभी कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, चलिए साल भर का वक्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसके अलावा पूरा क्राइसिस की एक सिचुएशन तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए हो ही रही है। रामलीला मैदान में एक रैली की, कुछ हजार लोग आए, उनका कार्डर पहुंचा, लेकिन इस सब से मुझे नहीं लगता, जैसे आप कह रहे हैं दिल्ली ऊंचा सुनती है, दिल्ली नहीं सुन रही है रामलीला मैदान में भी होने के बावजूद। इस सवाल को जो आपने पहले भी पूछा था, इस सवाल को देश के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने की जरूरत है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। जब बिहार में हुआ तो हमारे तमिलनाडु के दोस्त कह रहे थे यार कुछ बिहार का लफड़ा चल रहा है, पता नहीं कुछ होगा, बिहार में वैसे ही प्रॉब्लम चलती रहती है। फिर जब तमिलनाडु में शुरू हुआ उन्होंने मुझे फोन किया, अरे यहाँ तो नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही। मैं कहा भैया मैं बिहार में क्या बोल रहा था आपको, यही तो हो रहा है। दिक्कत ये कि जब बिहार में होता है तमिलनाडु वाले को नहीं लगता, तमिलनाडु में इस वक्त हो रहा है, कर्नाटका वाले चुपचाप से बैठे हुए हैं, ये सबका नंबर आएगा। तो पहला ऑपोजिशन का जो काम है वो ये है कि सब लोग जुटकर इसे एक राष्ट्रीय अभियान बनाएं। एक साधारण सी मांग कि किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से बिना नोटिस के, बिना कानूनी कार्यवाही के हटाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक मांग अगर ऑपोजिशन करे ये अपने आप में पर्याप्त है, और इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना होगा। जो अभी चला है वो नाकाफी है, इससे मैसेज नहीं पहुंचा है। कुछ वर्कर्स तक पहुंच गया होगा लेकिन अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही बदल गई इस देश की तो फिर उसके बाद आप दीर्घ काल में क्या कर पाएंगे? वो तो एकदम परमानेंटली स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा ना, पलट जाएगा। इसलिए ये चुनौती है और पूरे ऑपोजिशन को मिलकर इस चुनौती को, बाकी सब छोटी मोटी खटपट चलती रहेगी, इधर उधर चुनाव आते रहेंगे, लेकिन ये वो सवाल है जिसपे सिर्फ ऑपोजिशन को ही नहीं, ऑपोजिशन और इस देश के जितने भी जन आंदोलन और जन संगठन हैं, जिन्हें ऑपोजिशन से कई शिकायतें भी रहती हैं और वाजिब शिकायतें भी रहती हैं, मगर ये वो सवाल है जिसपे किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। सब लोग मिलके लड़े। एक और महत्वपूर्ण बात है, योगेन जी ने अपनी स्पीच में भी वो बात कही और उसको रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कह रहे थे कि कानूनी रूप से इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता तय कर सके, और जिस तरह से यानी वोटिंग का अधिकार ले सके अगर उसके पास नहीं है, तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ऑपोजिशन को, क्योंकि देखिए मैं कह रही हूँ सिविल सोसाइटी की अपनी एक जगह है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अपनी जगह समझनी चाहिए और जिम्मेदारी भी। क्या उन्हें किसी भी चुनावी प्रक्रिया में, अगली चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए जब तक कि संतुष्ट हो जाएं वो इस जो वोटर लिस्ट बन रही है उससे? देखिए आरफा, जो हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ही जवाबदेह हुए बगैर, पारदर्शी हुए बगैर काम कर रहे हैं। आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, चाहे वो हो 2003 की गाइडलाइन, चाहे हो कि आपने डिसीजन कैसे लिया, एसआईआर करना है, आरटीआई में पूछा जाता है फाइल्स दिखा दीजिए तो वो कहते हैं फाइलें हैं ही नहीं, हमने डिसीजन ही नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखित में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करने का डिसीजन लिया ही नहीं है। अब ऐसे में मतलब इतना बड़ा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर एसआईआर की, अभी तक केस खत्म नहीं हुआ। ऐसी क्या जल्दी है इलेक्शन कमीशन को कि पूरे कंट्री में आप एसआईआर कराइएगा? बिहार में इतने मुद्दे उठ के आ रहे हैं, उसमें से क्या कुछ रुक कर सीखने की जरूरत नहीं थी? या तो इलेक्शन कमीशन ये कहे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इतनी सारी प्रॉब्लम्स सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई, इलेक्शन कमीशन को कदम उठाने के लिए भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की हियरिंग चल रही है और इलेक्शन कमीशन जाकर पूरे देश में अब इस एसआईआर को कर रहे हैं। ये सारे सवाल जो हैं इलेक्शन कमीशन पर उठते हैं। मुझे लगता है आपने जो सवाल करा कि ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है और करेगी। हम लोगों तक बात पहुंचाएंगे अपने अपने तरीके से, ऑपोजिशन को अपना काम करना होगा वो बात पहुंचाने के लिए, पर साथ ही में इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह बनाने का भी जो काम है वो करना होगा। इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब। इसमें दो चीजें कहना चाहूंगी। पहली चीज है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि इम्यूनिटी मिल गई है इलेक्शन कमिश्नर्स को अब जो नया कानून आया है, पर क्या फिर ऑपोजिशन पार्टीज को सोचकर, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये व्यवहार है, शायद ये सोचना पड़ेगा कि क्या इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करने की जरूरत है पार्लियामेंट में? क्योंकि अगर कोई भी
जवाबदेही का सिस्टम नहीं बैठा सकते हम इलेक्शन कमिश्नर की फंक्शनिंग के ऊपर, फिर तो आप छोड़ ही दीजिए। फिर तो मतलब जो रेफरी है वो ही अगर बिना किसी डर के, बिना किसी जवाबदेही के आज कहने को राजी हैं कि हम तो वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, कुछ भी ऑपोजिशन कहे, कुछ भी सिविल सोसाइटी कहे, कुछ भी जमीन पर हो रहा हम वही करेंगे, तो कुछ तो एक्शन होना ही होगा। आप सभी आखिरी बात और बिल्कुल मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ अरफा, कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की कहें कि हम चुनाव में नहीं भाग लेंगे। देखिए, ये बातें तब होती हैं जब आप एक ऐसी व्यवस्था में हो जहां पर किसी को शर्म हो। यहाँ पर आप कहिएगा कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, वो कहेंगे इनको मालूम था कि ये हारने वाले हैं इसलिए चुनाव में भाग नहीं ले रहे। चुनाव हमारे देश में लोकतंत्र में चुनाव की एक प्रक्रिया है जो हम सबको, हम वोट देते हैं, अपनी सरकार आपकी चुनते बात हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दीवार से सर मारते रहिए तो खून आपको लगेगा, दीवार को तो कुछ नहीं होगा। तो मैं जो कह रही हूँ अंजलि जी की बात से मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं, लेकिन अगर सिस्टम ही फॉल्टी है, जिस सिस्टम में आप खेल रहे हैं, अगर वो गेम ही दूसरे के पक्ष में है तो आप खेल कहाँ रहे हैं? देखिए, जिस दिन अंपायर दूसरी टीम की तरफ से मेंबर बन के खेलना शुरू हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं फैसला करना पड़ेगा। लेकिन मैं अंजलि जी से सहमत हूँ, वो नौबत अभी नहीं आई है। इसलिए नहीं कि अंपायर बेईमान नहीं हुआ है, लेकिन ये खेल सिर्फ अंपायर और 22 लोगों का नहीं होता, वो 50,000 लोग जो देख रहे होते हैं उनका होता है। आपको आज की तारीख में चुनाव में हिस्सा इसलिए लेना होगा ताकि आप चुनावी प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों के बारे में खुल के बोल सकें। आप नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे देखो ये तो भाग गए, ये तो हारने वाले थे। आप जाएं, चुनावी प्रक्रिया को एक्सपोज करें और जनता का मन बनाएं। जिस दिन जनता का मन बन चुका हो, जब सड़क पे लोग आपके आके अपोजिशन को कहें कि तुम क्यों इसमें हिस्सा ले रहे हो, वो वक्त होता है उसे छोड़ने का। अफसोस ये है कि वो वक्त भी आ सकता है इस देश में, हम कह नहीं सकते, लेकिन वो फैसला जनता के मूड पे होगा। केवल सच्चाई और चुनाव आयोग कितना बेईमान हो चुका है उससे फैसला नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अपनी हिम्मत, हौसला जारी रखिए। जिसे कहते हैं दिल से दिल को राहत होती है, हौसले से हौसला मिलता है। मुझे लगता है इस देश में फिलहाल जितना, अगर हम देखें लोकतांत्रिक रूप से जितना डिमोरलाइजिंग माहौल है, हमारे दर्शक भी बहुत सारे जो देखते हैं वो भी डिमोरलाइज महसूस करते हैं। इन दोनों चेहरों को देख के मैं कहती हूँ ये उम्मीद के चेहरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।